हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स की। फ्रिक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी, फ्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इनकी स्टडी हम लोग फ्रिक्शन के लेक्चर 1 में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ब्लॉक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स, और पर्टिकुलरली ब्लॉक फ्रिक्शन में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए ब्लॉक्स की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखते हैं हम आज का पहला अपना न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ वेट 15 किलो न्यूटन is placed on a rough horizontal plane. A force of 5 kilo Newton is applied on the block as shown in figure. If the block is just about to move, find the coefficient of friction between the block and the plane. इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट हमको गिवन है जो है 15 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन है तो ये ऑब्वियस है डाउनवर्ड लग रहा होगा। ओके, इस पर जब ये ब्लॉक रखा हुआ है एक फ्लोर पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो यहाँ से एक रिएक्शन भी लग रही होगी जो वर्टिकली अपवर्ड लग रही होगी, राइट। अब ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इतनी चीज़ें तो गिवन है, हमको जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू क्या होगी। म्यू इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको हिंदी में घर्षण गुणांक कहा जाता है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि जो फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन, इस 5 किलो न्यूटन की टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करने की। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है, ये इसी तरफ इस ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करेगा, राइट। अब जब ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, यानी कि राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरफ, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। अब ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो हमको ध्यान रखना है, टेंडेंसी देखनी है कि ब्लॉक किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इस क्वेश्चन में तो हमको क्लियर है कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स इसको राइट की तरफ मूव करवाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका विरोध करेगा और वो लेफ़्ट की तरफ लगेगा। बस इतने फोर्सेस हमें लगे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाते हैं, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। ओके, तो चलिए, लेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज म्यू एंड द नॉर्मल डायरेक्शन इज आर, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम जब अप्लाई करेंगे इस कंडीशंस को, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो होती है सिग्मा Fx इक्वल टू 0। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम, यानी कि बीजगणितीय योग 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में यहाँ पर दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं हमको। एक है ये 5 किलो न्यूटन का, दूसरा है ये फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है म्यू आर। ये म्यू आर कैसे आती है, तो ये आपको लेक्चर फर्स्ट जो था हमारा फ्रिक्शन का, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों से इक्वेशन बनाते हैं। 5 किलो न्यूटन की जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड डायरेक्शन है। राइटवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के केस में हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है उसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट। ओके, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट को हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। तो जब इनका अलजेब्रिक सम करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 5 प्लस का आएगा माइनस म्यू आर मीन्स F की वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दी। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिली 5 माइनस म्यू आर इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे। और यहाँ से और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो म्यू आर इक्वल टू 5, ये हमको मिल जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर लगने वाले बल हैं उनका हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जब उनकी बात करेंगे तो दो ही फोर्सेस यहाँ पर वर्टिकल में भी लग रहे हैं। एक लग रही है ये नॉर्मल रिएक्शन R, और दूसरा लग रहा है ये 15 किलो न्यूटन जो इसका वेट है। ओके, तो इनसे देखते हैं। अपवर्ड फोर्सेस को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस को ले लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है दैट विल बी सिग्मा Fy इक्वल टू 0 मीन्स R माइनस 15 इक्वल टू 0, और इससे हमको डायरेक्टली मिल जाती है R की वैल्यू जो आ गई 15 किलो न्यूटन। अब इस R की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते हैं तो हमको म्यू की वैल्यू मिलती है 5/15, यानी कि म्यू इक्वल टू 0.33, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ जाती है 0.33। यही हमारा क्वेश्चन था। तो होपफुली ये क्वेश्चन सिंपल केस था, हमको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, सेकंड जो हमारा न्यूमेरिकल है। ओके, तो देखते हैं क्या है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल।
a block of 5 kilonewton is pulled by a force P as shown in diagram. The coefficient of friction between all the contact surfaces is 0.35. Find the minimum value and inclination of force P to move the block in horizontal direction. यानी कि इस क्वेश्चन में जो ब्लॉक है उसका वेट हमको दे रखा है 5 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो ब्लॉक है इसको इस P किलो न्यूटन के फोर्स से इस तरफ इसको लगाया गया है फोर्स को, और कोशिश की जा रही है कि ये ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करे, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो हमको इस कंडीशन के लिए मिनिमम वैल्यू P की जो है वो फाइंड करनी है। अब क्योंकि वेट की जब हम बात करेंगे तो वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो 5 किलो न्यूटन की तो कंडीशन हमें क्लियर हो गई। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो गया, म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, देखिए 0.35 सॉरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो R है। नॉर्मल रिएक्शन मीन्स जो प्लेन है वो ब्लॉक पर एक परपेंडिकुलर रिएक्शन लगाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि इट इज़ R। अब क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है P, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी कि ये इस ब्लॉक को ये राइट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि ब्लॉक की टेंडेंसी हो गई राइटवर्ड मूव करने की। अब जब ब्लॉक राइटवर्ड मूव करेगा तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लेफ़्ट की तरफ लगेगा। ओके, तो लेफ़्ट की तरफ जब लगेगा तो देखिए उसको भी हम अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है म्यू आर। म्यू की वैल्यू हमको गिवन है। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो जो P फोर्स लग रहा है ये एक एंगल पर लग रहा है, और एंगल पर लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो हम सबसे पहले इस P फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से। तो जब रिजॉल्व करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, ये देखिए, एक आ जाएगा P कॉस थीटा, दूसरा आ जाएगा P साइन थीटा। यानी कि इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स P था अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स P कॉस थीटा, दूसरा है वर्टिकल फोर्स P साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि P को हम रिजॉल्व कर ही चुके हैं तो P को यहाँ से हटाया जा सकता है, क्योंकि P साइन थीटा P कॉस थीटा दो पार्ट्स में ये ब्रेक हो चुका है और दोनों ही हमने ब्लॉक पर अप्लाई कर दिए। तो P को हटा देंगे तो अब कुछ हमारे पास कंडीशन ऐसी हो गई कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लग गया ये P कॉस थीटा वाला, और वर्टिकल लग गया ये P साइन थीटा वाला। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर हम वापस आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की, यानी कि सिग्मा Fx इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल लगने वाले फोर्सेस का जो हम इक्विलिब्रियम लेंगे तो फिर से वही कंडीशन है, राइटवर्ड डायरेक्शन जो लग रहे होंगे फोर्सेस उनको हम पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट की तरफ लग रहे होंगे उनको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास बन के आती है वो आती है P कॉस थीटा माइनस F इक्वल टू 0 और P कॉस थीटा इज इक्वल टू F। F की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी तो म्यू आर हो जाएगी, तो P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो R की वैल्यू हमको मिलती है P कॉस थीटा अपॉन म्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ओके, अब सेकंड इक्विलिब्रियम पे हम लोग आते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन मिलती है वो वर्टिकल फोर्सेस के इक्विलिब्रियम से हमें मिलती है। वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मीन्स सिग्मा Fy इक्वल टू 0। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 जब करेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस का इक्विलिब्रियम हम ले रहे हैं। अपवर्ड में सिग्मा Fy जब हम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो अपवर्ड वाले फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले नेगेटिव। तो जो इक्वेशन हमें मिलती है दैट विल बी R प्लस P साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि R और P साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, 5 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू 5 माइनस P साइन थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करें तो दोनों R की ही वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वल कर दें तो हमको मिलता है P कॉस थीटा बाई म्यू इक्वल टू 5 माइनस P साइन थीटा। यहाँ से हमको P कॉस थीटा इक्वल टू मिलता है 5 माइनस P साइन थीटा इंटू म्यू। अब म्यू को हम लिख सकते हैं 10 लैम्डा। ये कैसे लिख सकते हैं तो इसके लिए आपको हमारा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो 10 लैम्डा को हम वापस ब्रेक कर सकते हैं साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा में। यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आएगी वो आएगी P कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, क्योंकि 10 को हमने कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस में, माइनस P साइन थीटा इंटू साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा।
ओके, अब और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें बेसिक कैलकुलेशन पे जब हम जाएंगे तो हमको एक फाइनल जो टर्म मिलेगा सॉल्व करने पर वो आएगा ये इक्वेशन p cos थीटा इंटू कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा इंटू साइन लैम्डा इक्वल टू 5 साइन लैम्डा। ये जो फार्मूला है ये cos a माइनस बी का फार्मूला है, यानी कि cos थीटा माइनस लैम्डा। तो इसको हमने लिख दिया p cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 5 साइन लैम्डा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको p की वैल्यू मिलती है 5 साइन लैम्डा अपॉन cos थीटा माइनस लैम्डा। अभी तक जो हमने किया ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रही थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिंपल करते करते इसको इस फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ कंडीशंस देखनी होंगी। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p एंड इंक्लिनेशन ऑफ p। तो इस इक्वेशन से हमको ये ध्यान देना होगा कि p की वैल्यू कब मिनिमम हो सकती है। p डिपेंड कर रहा है 5 साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा पे, यानी कि p की वैल्यू मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो टोटल जो है इसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, यानी कि p की वैल्यू कम हो जाएगी। तो cos थीटा माइनस लैम्डा शुड बी मैक्सिमम। फॉर p टू बी मिनिमम cos थीटा माइनस लैम्डा शुड बी मैक्सिमम, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 जो होती है cos 0 की। तो हमने यहाँ पर लिखा कि cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। इससे हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू cos 0 की होती है तो थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू लैम्डा। ओके, ये एक कंडीशन हमको मिल जाती है। अब क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा होता है और म्यू की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू हम जैसे ही रखते हैं और इसका 10 इन्वर्स लेते हैं तो हमको लैम्डा यानी कि एंगल मिल जाता है जिसकी वैल्यू आ जाती है 19.29 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो लैम्डा की वैल्यू थीटा के बराबर थी, इसलिए थीटा की वैल्यू भी हो जाती है 19.29 डिग्री। तो क्वेश्चन का जो एक पार्ट था यहाँ पर कि हमको फाइंड करना था इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स P, वो तो हमको मिल गया, थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ से। ओके, अब इस वैल्यू को हम जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आई थी, इस इक्वेशन में हम जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे लैम्डा और थीटा की वैल्यूज़ को, तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाती है 1.65 किलो न्यूटन, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि P की मिनिमम वैल्यू होगी 1.65 किलो न्यूटन। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए ब्लॉक हैं उनके फ्रिक्शन की, और उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम बात करेंगे लैडर फ्रिक्शन की। ओके, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों तो वीडियोस को लाइक्स और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे लेक्चर्स को। कोई अगर डाउट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।